Hello everyone, I welcome you once again to the physics classes of Sarchi Academy. So हम ऑलरेडी फिजिक्स में यूनिट नंबर 1 से लेकर 4 तक +1 क्लास के आपके टेस्ट्स को सिंगल कंडक्ट करवा चुके हैं. उसके सॉल्यूशंस भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. इसके बाद जो हमने आपका कंबाइंड टेस्ट लिया था यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक, विच वॉज यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, ये आपका टेस्ट जो कंडक्ट करवाया गया था, आज हम उसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपके पास. If pressure P, velocity V and time T are taken as fundamental physical quantities, the dimensional formula of force is. हमें बोला गया है अगर प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह कंसीडर करें तो आपके पास डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का क्या होगा. मतलब हमें जो डायमेंशनल फार्मूला निकालना है वो PVT की टर्म में निकालना है, ना कि आपके नॉर्मल फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में जो कि होते हैं MLT. तो यहाँ पे आपको फोर्स का बताना है, पर किसकी टर्म में? प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम की टर्म में. तो इन्हें सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है वो क्या है? बेसिकली हम किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, जिसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, हमें फोर्स का निकालना है, वो हम लिखेंगे. अभी किसकी टर्म में निकालना है? प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम की टर्म में निकालना है. सो प्रेशर रेज टू द पावर A, वेलोसिटी रेज टू द पावर B, टाइम रेज टू द पावर C. तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. अब अगर हम देखें तो नाउ वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द डायमेंशनल फॉर्मूलाज. लाइक फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जनरली अगर हम देखें तो आपके पास क्या होता है? मास इनटू एक्सलरेशन. सो MLT - 2 ये इसका फॉर्मूला होगा, विच इज इक्वल्स टू प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जिसे सॉल्व करके आपके पास जो फॉर्मूला बनता है दैट इज ML - 1 T - 2, ML - 1 T - 2 की रेज टू द पावर A. दिस इज वेलोसिटी. वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT - 1 रेज टू द पावर B. टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T रेज टू द पावर C. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयर द कॉफिशिएंट्स. यहां पे मास का कॉफिशिएंट है 1, यहां पे मास के कॉफिशिएंट्स देखें तो m रेज टू द पावर A, यहां पे m है नहीं, यहां पे भी नहीं है, तो A की वैल्यू तो आ गई आपके पास 1. सिमिलरली L के कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे. यहां पे L का कॉफिशिएंट 1, यहां पे L का कॉफिशिएंट है -A प्लस B. यहां से हम A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और B की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे. जब A की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो B आपके पास कितना निकल कर आएगा? B की वैल्यू आएगी 2. सिमिलरली T के कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे -2, राइट हैंड साइड पे -2A -B प्लस C. यहां से A और B की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C की वैल्यू भी आपके पास निकल कर आएगी, जो कि है 2. तो A, B, C तीनों हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं. नाउ लास्ट स्टेप is to substitute the value of A, B, C here. जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास फोर्स किसके बराबर आएगी? F is equals to P raised to the power 1, V raised to the power 2, T raised to the power 2. तो आपके पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया दैट इज PV2T2, मतलब ऑप्शन नंबर A जो था दैट वाज करेक्ट. ठीक है, ये आपका सही आंसर था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपके पास percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. The error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed is. Now kinetic energy का हमें percentage measure calculate करना है. फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv². ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है. अब यहां पे हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना हो तो कॉफिशिएंट्स को हम निग्लेक्ट करते हैं. मास को कैसे लिखेंगे? डेल्टा m/m इंटू 100% प्लस पावर आगे आती है डेल्टा v/v इंटू 100%. तो अब देखो मास का परसेंटेज एरर ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 2% प्लस 2 इंटू वेलोसिटी का परसेंटेज एरर 3%. तो ये आपके पास कितना बना? 2 + 6 विच इज इक्वल्स टू 8%. सो ऑप्शन नंबर B वॉज राइट. तो आपका जो आंसर होगा दैट इज 8%. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव
the respective number of significant figure for the numbers 23.023, 0.0003 and 2.1 into 10 raised to the power -3 are respective significant figures we need to calculate. फर्स्ट में देखें तो आपके पास होंगी 5, सेकंड में देखें तो वी हैव 1, थर्ड में अगर हम देखें तो ये काउंट होती है, इसे काउंट नहीं करेंगे तो ये आपके पास आएगी 2, तो 5, 1, 2 विच इज ऑप्शन नंबर बी. तो आपके पास यहां पे ऑप्शन बी जो है वो सही होगा. नेक्स्ट वी हैव डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज. कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं? वी नो दैट चार्ज जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस. अब यहां पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है विच इज सी, एंड सी कैन बी रिटन एज क्यू बाय वी. क्यू का फॉर्मूला होगा 80, डायमेंशनल फॉर्मूला. वोल्टेज को हम कैसे लिखते हैं? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज. वर्क डन इज ml2 t-2 डिवाइडेड बाय चार्ज, वो ऊपर जाएगा दोबारा से 80. ये आपके पास आया A2 T2 m-1 L-2 T2. जब हम इसे ऊपर लेके गए तो इस फैक्टर को अगर सॉल्व करें, दिस इज m-1 L-2 T4 A2. तो आपके पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है कैपेसिटेंस का दैट इज m-1 L-2 T4 A2 विच वाज ऑप्शन नंबर ए. तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन इलास्टिक कोलिजन द 100% एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस व्हेन. इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है हमारा जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहता है और एनर्जी भी कंजर्व होती है. अब क्वेश्चन में पूछा गया है 100% एनर्जी का ट्रांसफर किस पर्टिकुलर केस में होगा. तो देखो हमने केसेस स्टडी किए हैं इलास्टिक कोलिजन के दौरान. जब मासेस बॉडीज के बराबर होंगे तो जो उनकी वेलोसिटीज होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं और 100% एनर्जी ट्रांसफर होता है व्हेन मासेस आर इक्वल. सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके पास सही है. व्हेन m1 इज इक्वल्स टू m2, तो उस केस में इलास्टिक कोलिजन में वी हैव 100% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट वी हैव a bullet hits and gets into a solid block resting on a horizontal frictionless table. What is conserved? तो बोला गया है अगर हम एक बुलेट को हिट करते हैं किसमें? एक सॉलिड ब्लॉक है हमारे पास, दिस इज अ सॉलिड ब्लॉक जो कि रेस्ट पे है. इसमें हमने क्या किया? बुलेट को हिट किया. जब हमने बुलेट को हिट किया तो हुआ क्या? बुलेट जो थी दैट गेट्स इनटू द सॉलिड ब्लॉक. ये बुलेट इसके अंदर चली गई जो कि रेस्ट पे है एक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर. तो पूछा गया है बताइए कि क्या कंजर्व है. तो हमने पढ़ा था हमारे पास जो कोलिजन है दैट कैन बी इलास्टिक, दैट कैन बी इनइलास्टिक एज वेल एज परफेक्टली इनइलास्टिक. तो हमने वहां पे एग्जांपल्स डिस्कस की थी. सो ये वाली जो एग्जांपल है ये हमारे पास आती है परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में, जिसमें जब कोई बॉडी जो है वो दूसरे में स्टक कर जाए और उसे अपनी ही एनर्जी के साथ लेकर आगे बढ़ने लग पड़े, अपनी वेलोसिटी के साथ लेकर आगे बढ़ने लग पड़े, दैट इज अ काइंड ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. सो अगर आपका कोलिजन इनइलास्टिक है तो इनइलास्टिक कोलिजन के दौरान आपका मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बट आपकी एनर्जी कंजर्व नहीं होती है. काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. तो हमें यही पूछा गया है कि क्या चीज कंजर्व होगी. तो देखा जाए तो मोमेंटम कंजर्व होगा जबकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी. ठीक है, सो यहां पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर होगा. नेक्स्ट वी हैव a bomb of mass 9 kg explodes into two pieces of mass 3 kg and 6 kg. 9 kg का एक ब्लॉक है आपके पास, बॉम्ब है, ये दो हिस्सों में टूटा है. एक आपके पास है 3 kg और दूसरा पीस जो है दैट इज ऑफ 6 kg. अब बोला गया है द वेलोसिटी ऑफ मास 3 kg, ये जो है ये मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ? 1.6 मीटर पर सेकेंड के साथ. हमें इस वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है. तो ये कुछ आपको दे रखा है इस तरीके से. सो अगर हम देखें तो आपका मोमेंटम तो इसमें कंजर्व होगा. सो हम बोल सकते हैं बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन. बिफोर कोलिजन क्योंकि ये रेस्ट पे है तो बिफोर कोलिजन तो मोमेंटम 0 हो जाएगा. आफ्टर कोलिजन मास इंटू वेलोसिटी मतलब 3 इंटू 1.6 प्लस 6 इंटू इसका हमें नहीं पता तो लेट इट बी वी. जब हम यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास
निकल कर आएगा 4.8 प्लस 6v एंड v इज इक्वल्स टू 0.8। तो इसकी वेलोसिटी हमें पता लग गई है, ये मूव कर रहा है 0.8 मीटर पर सेकेंड के साथ। बट निकालने को क्या बोला गया है, निकालने को बोला गया है इसकी काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, हाफ mv²। सो हाफ, मास कितना है इसका 6 kg, वेलोसिटी हमने निकाली 0.8 का स्क्वायर। सो इस फैक्टर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जब हम इस फैक्टर को सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 1.92 जूल। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज योर राइट आंसर। तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आपके पास किसके बराबर आएगा, 1.92 जूल के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास a stone thrown upward with a speed u from the top of the tower reaches the ground with a velocity 3u। हमें बोला गया है एक टावर के ऊपर से हमने एक पत्थर को फेंका और उसने ग्राउंड को टच किया, कितनी वेलोसिटी के साथ, 3u वेलोसिटी के साथ। जिस वेलोसिटी के साथ इसे फेंका गया था दैट इज u। तो ये हमारी हुई इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। वी नीड टू टेल द हाइट ऑफ दिस स्टार, हमें इस स्टार की हाइट बतानी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस स्टार की हाइट को, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विल यूज v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2gh। फाइनल वेलोसिटी 3u, इनिशियल u है 2gh। अब यहां से अगर हम देखें तो दिस इज 9u² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2gh एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h which is 8u² divided by 2g। यहां से अगर हम देखें तो ये आया 4, तो h कितना है आपके पास 4u² by g, और इसे g की टर्म में ही रखा गया है, u और g की टर्म में। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के यूनिट्स आपसे पूछे गए हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो हमें पूछा गया है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के जो यूनिट्स हैं ये आपके पास क्या होंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के यूनिट्स पूछे गए हैं। ठीक है, सो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स हम कैसे निकालते हैं, एज वी नो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो वी हैव a proportionality constant which is known as specific resistance या फिर resistivity, और इसी के यूनिट्स हमें निकालने हैं। so this is rho is equals to r into a divided by l। ये क्या है, ओहम। एरिया के अब अगर देखें तो सेंटीमीटर में है सारे, तो इसे हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, ये गेटिंग कैंसल। सो दिस इज ओहम सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम देखें सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर, ओहम सेंटीमीटर जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट वी हैव द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा एंड एंगल ऑफ रिपोज अल्फा इज। सो फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हम ये वाला रिलेशन जो है ये कैलकुलेट करते हैं। हमने बेसिकली समझा था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो वहां पे हमने इनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, अगर आपको याद हो, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, और यहां से हम बोलते थे थीटा जो है ये अल्फा के बराबर होता है, न्यूमेरिकली वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास सही आंसर है, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा के बराबर होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका किन दो चीजों के बीच का एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वेयर एज एंगल ऑफ रिपोज आपके पास वो एंगल था जिसके ऊपर आपकी कोई भी बॉडी जो है वो अभी नीचे गिरी नहीं है, दैट इज एट द वर्ज। आप देखो अगर आपने किसी बॉडी को इस तरीके से ओपन किया है, यहां पे कोई बॉडी रखी गई है तो वो ट्राई करेगी नीचे गिरने का, बट एक एंगल के बाद, जैसे मान लो यहां पे वो अभी इसके ऊपर टिकी है, बट जैसे ही आपने एंगल बढ़ाया तो वो नीचे गिर जाएगी। सो वो लास्ट एंगल
जिसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बॉडी जो है वो अभी नीचे नहीं गिरी है, बट विच इज एट द वर्ज टू स्लाइड डाउन, दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ रिपोज, जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है आपके पास, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कितनी होगी। तो देखो हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया था और ये देखा था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वैल्यू कितनी होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में वैल्यू कितनी होती है। यहां पे पूछा गया है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो यहां पे जो आपकी वैल्यू होती है दैट इज 1। सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, टीजीटी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन वेक्टर गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो जो आपके पास स्लोप है, किन दो के बीच में बोला गया है आपका, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन वेक्टर के बीच में, तो इनके बीच का जो स्लोप है ये किसकी वैल्यू बताएगा। सो करो d डिवाइडेड बाई dt ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv² डिवाइडेड बाय d डिवाइडेड बाई dt ऑफ dx। डिफरेंशिएशन करेंगे पोजीशन वेक्टर का, हाफ और m कांस्टेंट है, दिस इज 2v इंटू dv बाई dt और यहां पे dx बाई dt, ये गेटिंग कैंसल। सो ये आपके पास आया है मास इंटू वेलोसिटी इंटू dv बाई dt और इसे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। ठीक है, ये गेटिंग कैंसल, तो ये क्या बना, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय dt। सो ये क्या है आपके पास, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपको क्वेश्चन में भी क्या दिया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब जो भी टर्म है उसे टाइम से डिवाइड करना है, दिस इज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो किसके बराबर है ये, ऑप्शन नंबर ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, चलिए नेक्स्ट वी हैव द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 25%, द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय अबाउट। हमें बोला गया है जो मोमेंटम है बॉडी का वो 25% के साथ बढ़ रहा है, बताइए काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंटेज के साथ इंक्रीज करेगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक तो है अगर हमें रिलेशन पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या है, विच इज E इक्वल्स टू p² डिवाइड बाई 2m, वहां पे फिर परसेंटेज इंक्रीज करें फिर उसे सॉल्व करें, या फिर इससे क्वेश्चंस का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कैलकुलेट करने का जिसमें आप परसेंटेज इंक्रीज निकालना है काइनेटिक एनर्जी में या फिर मोमेंटम में, तो वो आप कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी देखे हैं। तो वही फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे भी इसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोला है आपको परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, 100 प्लस n डिवाइडेड बाय 100 इंटू डिवाइडेड बाय 100। अगर परसेंटेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में निकालना होता था तो यहां पे स्क्वायर होता था, अगर मोमेंटम का निकालना है तो स्क्वायर की बजाय क्या आता था, अंडर रूट आता था, -1 साथ में क्या करते थे हम, -1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता था। सेम फॉर्मूला था परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम के लिए, बट स्क्वायर की बजाय क्या आता है आपके पास, अंडर रूट। ये n क्या है, यहां पे n है परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम जो कि हमें गिवन है विच इज 25%। तो हम यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे इसे, जब हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आपके पास किसके बराबर बनेगा, दिस इज सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, 125 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100। फर्दर इसे सॉल्व कीजिए, तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बनेगा, दिस कैन बी रिटन एज 1.25 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100। ऑन सॉल्विंग ये आपके पास बनेगा 1.56 -1
into 100, this is 0.56 multiply by 100 एंड ये आएगा 56 by 100 into 100। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो आपके पास कितना इंक्रीज आया? 56%। सो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज किसके बराबर आ रहा है? 56% के बराबर। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, दूसरे तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकाला हमने? 100 प्लस n डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज निकालना है, अगर मोमेंटम निकालना होता तो इस स्क्वायर की बजाय यहाँ पे अंडर रूट होता, तो ये फॉर्मूला बन जाता आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिटेल्ड लेक्चर में हमने ये सारे फॉर्मूलाज ऑलरेडी देखे हैं। नेक्स्ट आपके पास है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक बॉल को हमने ड्रॉप किया कितनी हाइट से? 20 सेंटीमीटर की हाइट से, है ना। लेट इट बी पोजीशन ए। यहां से हमने ड्रॉप किया है सेंटीमीटर। आगे बोला गया है ऑल रिबाउंड्स टू द हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। बॉल ये इकट्ठा है, जब उसे 20 सेंटीमीटर की हाइट से गिराया गया तो नीचे गिरने के बाद वो रिबाउंड की कितनी हाइट तक? 10 सेंटीमीटर तक। ये फाइनली यहां पे पहुंची। व्हाट इज द लॉस इन एनर्जी? कितना एनर्जी में लॉस आया है? तो यहां पे हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में देखें तो यहां पे जब स्टार्टिंग में बॉल यहां पे थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बट यहां पे उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh कितना है? 20। जैसे ही बॉल इस पोजीशन पे पहुंची विच इज पोजीशन बी, तब बॉडी की जैसे वो नीचे पहुंची हाइट पे, मतलब हाइट 0 हो गई है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी है, बट यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो हम पहला केस ले लेते हैं, ए से बी के दौरान कंजर्वेशन लॉ लगाया, काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल mgh है विच इज mg इंटू 20, और जब बी पे पहुंची तो पोटेंशियल 0 हो गया और काइनेटिक ki लिया हमने। अब बॉडी यहां पे टकराई, फिर यहां पे गई, ये सेकंड केस है, बी से सी तक आई। ठीक है, जब यहां से यहां तक आई है तो अब मान लेते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी kf है यहां पे, और पोटेंशियल तो अभी भी क्योंकि हाइट 0 है तो 0 ही होगा। सो हम दूसरा केस ले रहे हैं बी से सी के दौरान, तो काइनेटिक एनर्जी kf प्लस 0 इज इक्वल्स टू, इस पॉइंट पे पहुंची बॉडी रिबाउंड करके, यहां पे अब काइनेटिक 0 हो जाएगी और पोटेंशियल कितना हो जाएगा? mg इंटू 10 इसके बराबर बन जाएगा। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन चुकी हैं जिसमें हमने कैलकुलेट कर लिया है कि बॉडी जो है वो किस किस चीज के बराबर है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? लॉस इन एनर्जी। और लॉस अगर हम सारे ऑप्शंस देखें तो परसेंटेज में दिया है, तो लॉस इन एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लॉस इन एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? जनरल फॉर्मूला लॉस को कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी की टर्म में अगर लें तो इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। सो ki किसके बराबर है? mg इंटू 20। kf किसके बराबर है? mg इंटू 10। ki mg इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ये सारा कट जाएगा mg यहां से कॉमन आके, 20 माइनस 10, तो ये बनेगा 10 बाय 20 इंटू 100। तो अगर हम देखें ये आपका आया 50%, क्योंकि हमने परसेंटेज लॉस निकाला है तो ये आया 50%। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास राइट होगा। अदरवाइज अगर आप लॉजिकली भी सोचते, क्योंकि बॉडी रिबाउंड हुई है हाफ ऑफ द डिस्टेंस तक, तो लॉस भी कितना होगा? 50% का। तो लॉस ऑफ एनर्जी आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 50% आएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 50%। नेक्स्ट वी हैव a particle has potential energy U is equals to this, the force acting on the particle will be। now force और potential energy के बीच में क्या रिलेशन है? F is equals to potential energy is the gradient, potential energy का gradient, force is the gradient of energy, तो ये रिलेशन लगेगा। अब अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लें, कर ली यार, विच इज हाफ
के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो ये बनेगा माइनस हाफ के, कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, इसका जब x के विद रिस्पेक्ट मिलेंगे तो 2x, y के विद रिस्पेक्ट मिलेंगे तो 2y। अब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा। अच्छा, इसका i कैप और इसका j कैप, तो यहां से जब देखें तो 2 कॉमन आ जाएगा पूरे में से, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। सो दिस इज माइनस के इंटू 2 कैंसिल है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये आपके पास आंसर आया फोर्स का। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन मैच करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। यहां से 2 कॉमन लेके इस 2 के साथ कैंसिल कर दिया है तो फोर्स इसके बराबर आई। अगर आपको ये रिलेशन याद होगा कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया था फोर्स जो होता है दैट इज एक्सप्रेस्ड एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने इसे सॉल्व किया है, राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव इफ नॉर्मल फोर्स इज डबल, अगर हम नॉर्मल फोर्स को डबल करते हैं देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पे इसका आंसर है ए, दिस रिमेन अनचेंज्ड, ये आपका अनचेंज्ड रहेगा। नेक्स्ट इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, one doubles the other in magnitude is perpendicular to the smaller of the 2 forces, the angle between 2 forces is, एंगल जो होगा 2 फोर्सेस के बीच में कितना होगा। सो अगर हम रिजल्टेंट ले किन्हीं 2 फोर्सेस का मान लेते हैं, रिजल्टेंट आपके पास सी वेक्टर है, रिजल्टेंट 2 फोर्सेस मान ली हमने ए और बी है, तो जनरली इस तरीके से रिजल्टेंट लिखा जाता है। अब बोला है वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, एक फोर्स दूसरी के मैग्नीट्यूड का डबल है। अगर एक फोर्स दूसरी के मैग्नीट्यूड का डबल है, सो लेट्स से ए जो है ये मतलब 2b होगी, a इज इक्वल्स टू 2b, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द 2 फोर्सेस। किसके बारे में बात की है, क्या परपेंडिकुलर है स्मॉलर ऑफ द 2 फोर्सेस के, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना है c, दिस इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर, इन दोनों में से स्मॉलर कौन सी है आपके पास b, सो c इज परपेंडिकुलर टू b, क्वेश्चन में गिवन है ना। एंगल कैलकुलेट करना है 2 फोर्सेस के बीच का। एंगल कैसे कैलकुलेट करें, अगर 2 फोर्सेस आपके पास परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, ठीक है, ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं c किसके बराबर है, a प्लस बी, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, इसे हम लिखेंगे a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, वी कैन राइट लाइक दिस, और ये बनेगा ए बी कॉस थीटा। अब a वेक्टर 2b के बराबर है तो a को 2b लिख दें, तो ये बनेगा 2b स्क्वायर कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां से वी कैन राइट 2b स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b स्क्वायर, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b स्क्वायर, ये गेटिंग कैंसिल, सो कॉस थीटा किसके बराबर आया, -1/2। कॉस की वैल्यू -1/2 कहां पे होती है, कॉस की वैल्यू -1/2 होती है आपकी 120 डिग्री पे। तो यहां पे देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी आपके पास सही आंसर होगा क्योंकि कॉस की जो वैल्यू है -1/2 होती है 120 डिग्री पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अ रोप ऑफ लेंथ L, आपके पास एक रोप है लेंथ L की, जिसे हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं एक कांस्टेंट फोर्स, ये कुछ रोप ली हमने, इसे हम खींच रहे हैं F फोर्स के साथ। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x, इस ये मान लेते हैं A B पोजीशन, ठीक है, इसका टोटल लेंथ ले लिया हमने L है, हमें बोला है इस रोप के किसी डिस्टेंस x डिस्टेंस के ऊपर, एंड से x डिस्टेंस, ये हमने डिस्टेंस ले लिया, ये x डिस्टेंस है, यहां पे बताओ कि बॉडी में इस रोप में कितनी टेंशन लग रही होगी। टेंशन क्या होती है, खिंचाव। इस पोजीशन के ऊपर यहां पे एक फोर्स तो हमने ये अप्लाई की, ये पोजीशन मान लेते हैं, ये आपका डिस्टेंस है x डिस्टेंस, लेट दिस पोजीशन बी c। अब यहां पे जो टेंशनल फोर्स लग रही होगी वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, ठीक है, यहां पे टेंशनल फोर्स अगर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो बॉडी का अगर हम यहां पे मास लें, पूरी रोप का मास अगर m है
तो इतने इतने एरिया का मास कितना होगा, हम इससे पहले इतने इतने पार्ट पे फोर्स निकालेंगे कितनी है, फिर निकालेंगे इतने इतने पार्ट पे फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, फिर उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। बट इतने पार्ट पे फोर्स निकालने के लिए हमें पहले बॉडी का मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरी रोप का मास अगर हम m मानते हैं तो इतने पार्ट का मास पर यूनिट लेंथ इतने डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो किसके बराबर आएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू x। और इस बॉडी का मास किसके मास पर यूनिट लेंथ किसके बराबर आएगा, सो m/l इनटू, अगर पूरी बॉडी की लेंथ l थी, यहां पे ये इसकी x है तो ये कितनी बनी l - x, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब निकालते हैं टोटल फोर्स। अगर हम इस पार्ट की ले BC की, सो ये देखो बॉडी को हम इधर से खींच रहे हैं F, ये टेंशनल फोर्स थी T, सो F - T कैन बी रिटन एज, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास कितना लिया हमने m/l इंटू x इंटू a, ये इक्वेशन 1 बनी। अब अगेन सेकेंड बॉडी के लिए यहां पे ये वाला पार्ट जो है इसमें जो टेंशनल फोर्स लग रही होगी यहां पे, वो तो इस डायरेक्शन में लग रही होगी, है ना। और अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ टेंशनल फोर्स ही एक्ट करिए, क्योंकि खिंचाव तो इस एंड के ऊपर लग रहा है। अगर हम इसे टुकड़ों में लेके चल रहे हैं तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी T इज इक्वल्स टू m/l इंटू l - x, क्योंकि इसका मास पर यूनिट लेंथ इसके बराबर है, इंटू a। तो दिस इज इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, f - t प्लस t इज इक्वल्स टू mxa डिवाइडेड बाय l प्लस mla डिवाइडेड बाय l माइनस mxa डिवाइडेड बाय l। ये तो कैंसल आउट हो गया, आपके पास ये भी कैंसल, तो फोर्स कितनी आई mla डिवाइडेड बाय l, इसके बराबर आई। अब अगर हम देखें तो यहां पे फर्दर हम इक्वेशन लेते हैं, यहां से वैल्यू निकालते हैं, और हमें मेनली जो निकालना है वो निकालना है कि कितनी टेंशन एक्ट कर रही है बॉडी के x डिस्टेंस के ऊपर। तो x डिस्टेंस पे टोटल टेंशन की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहां से हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a किसके बराबर आएगा, FL डिवाइडेड बाय ML। ये a की वैल्यू हम यहां पे रख देंगे, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो इस टर्म में नहीं है, तो हम a की जगह वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो t किसके बराबर आएगा, टेंशनल फोर्स m डिवाइडेड बाय l इंटू l माइनस x इंटू FL डिवाइडेड बाय ML। ये तो कैंसिल कर दो, l से l कट गया है हमारे पास, तो ये आपके पास किसके बराबर आया, m से m भी कैंसिल आउट हो गया है। तो टेंशनल फोर्स जो आ रही है दैट इज इक्वल्स टू F इंटू l माइनस x डिवाइडेड बाय l। ये आई आपकी टेंशनल फोर्स। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है, विच इज F इंटू l माइनस x डिवाइडेड बाय l। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो पार्ट्स, जैसे पुली वाली प्रॉब्लम नहीं लेते थे हम, पुली वाली प्रॉब्लम में वेट डाउनवर्ड लगाते हैं, टेंशनल फोर्स अपवर्ड लगती है, सेम उसी तरीके से इसे भी हमने दो पार्ट्स में लिया है, एक डिस्टेंस x के ऊपर और एक दूसरा डिस्टेंस, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मास पर यूनिट लेंथ लिया और उसे फिर हमने सॉल्व किया है। ठीक है, दो इक्वेशंस बनाई हैं सेकेंड लॉ लगाकर और उसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वी हैव a book is lying on a table. What is the angle between the action on the book of the table and the reaction of the table on the book? ये आपके पास कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है। अब बोला गया है इस बुक के ऊपर हम एक्शन लगा रहे हैं, मतलब ये आपके पास है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इधर है, पर ये टेबल रिएक्शन लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में होगा इसका रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन और एक्शन में ही आपसे एंगल पूछा गया है, एक्शन ऑफ द बुक एंड रिएक्शन। तो एक्शन अगर इधर को है, रिएक्शन अगर इधर को है, तो एंगल कितना बना 180 डिग्री। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द राइट। नेक्स्ट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है मूविंग व्हीकल का। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, जब भी कोई व्हीकल जो है वो मूव करता है, इमीडिएटली आगे से अगर कोई चीज आती है, देन वी नीड टू अप्लाई द ब्रेक, हमें ब्रेक लगानी पड़ती है।
अब जब हमने ब्रेक लगाई तो कितना बेसिकली बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है रुकने के लिए, क्योंकि एकदम से तो बॉडी रुक नहीं जाएगी, थोड़ा सा पीछे की तरफ जर्क लगकर वो रुकती है, पीछे की तरफ झटका खाकर वो रुकती है। सो वो जो उसको टाइम लगा रुकने के लिए, जितना डिस्टेंस उसने पीछे की तरफ ट्रेवल किया है रुकने के लिए, दैट इज नॉन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो वही पूछा गया है। नाउ वी नो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब क्योंकि बॉडी जो है वो फाइनली रुकी है तो v क्या हो जाएगा 0। दिस इज माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। s डिस्टेंस हमें निकालना है विच इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। और स्टॉपिंग डिस्टेंस होता किसके बराबर है, माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। नेक्स्ट वी हैव अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। The work done in extending it from 5 सेंटीमीटर to 10 सेंटीमीटर is। देखो सारी चीजें पहले तो सेंटीमीटर में है, ये आपका न्यूटन पर मीटर में है, तो या तो इसे सेंटीमीटर में पहले सॉल्व कर लीजिए या फिर इन्हें मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है के 800 न्यूटन पर मीटर। अगर मैं इसे न्यूटन पर सेंटीमीटर में करूं तो ये मेरे पास होगा 800 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 8 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के, बट एक्सटेंशन कहां से कहां बोली है, 5 से 15, मतलब के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो देखो हाफ के कितना है 8, बट ये न्यूटन पर सेंटीमीटर में है, ठीक है, इनटू x2 कितना है आपके पास 15 माइनस x1 कितना है 5। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 225 minus 25, this comes out to be 1/2 into 8 into 200 and ये आपके पास बना 100 which is 800 आपके पास आंसर आया है। बट ये जो आंसर है आपके पास ये आपका सेंटीमीटर में था आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यू नीड टू कन्वर्ट अगेन इट इनटू मीटर। इसे दोबारा से आपको मीटर में कन्वर्ट करना, ये न्यूटन सेंटीमीटर में है, आपको न्यूटन मीटर में लाना है, तो ये आप कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा 8 न्यूटन मीटर या फिर 8 जूल, ठीक है। तो आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 8 जूल, ठीक है। समझ गए हमने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर को मीटर में लाना पड़ना था, तो यहाँ पे लास्ट में हमने जाके इसे कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट वी हैव द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 पार्टिकल A and B are straight line making angle of respectively 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ A इज VA एंड वेलोसिटी ऑफ V इज VB, तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब वेलोसिटी किसकी निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब हम जो ग्राफ है उसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड, मतलब स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब स्लोप किसके बराबर लिख सकते हैं हम, tan के बराबर। सो दिस इज tan 30 डिवाइडेड बाय tan 60, क्योंकि ये स्लोप है। तो tan 30 की अगर हम वैल्यू देखें, sin 30 डिवाइड बाय cos 30 विच इज sin 30 होगा आपके पास 1/2, cos 30 होगा आपके पास √3/2। तो ये आपके पास ये आ जाएगा tan 60 अगेन sin 60 बाय cos 60, sin 60 आपके पास है √3/2 और cos 60 आपके पास किसके बराबर है, cos 60 इज 1/2। तो ये आपके पास इसके बराबर आया और इनकी रेशो आपके पास बनी 1/√3 इंटू √3 मतलब 3। सो VA बाय VB आपके पास कितना बना 1/3। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स विच कैन गिव 0 रिजल्टेंट आर। तो ये हमने सीधा सीधा नोट करके याद किया था कि अगर आपको 0 रिजल्टेंट चाहिए तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने की जरूरत पड़ती है, हमें 3। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वी नीड 3 मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर टू गेट 0 रिजल्टेंट। नेक्स्ट है आपके पास a body is projected vertically downward with the velocity 5 meter per second at a height of 60 मीटर। एट टाइम ऑफ डिसेंट इज, कितने के साथ हमने उसे भेजा 5 मीटर पर सेकेंड।
और हाइट कितनी है हमें दे रखी हुई 60 मीटर। हमें टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करना है कि कितना है, तो हम इसे कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से देखें अगर हम, तो टोटल हम अगर यहां पे फॉर्मूला लगाएं तो ये किसके बराबर हमारे पास बनेगा, दिस इज h विच इज 60, u आपका 5 है 5t प्लस हाफ, g को 10 ले लेते हैं, t आपके पास नहीं पता, t ही क्योंकि हमें निकालना है, तो ये आपके पास बना 5t स्क्वायर। तो आपकी एक क्वाड्रेटिक बनी है 5t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। यहां से 5 कॉमन ले सकते हैं, दिस इज t स्क्वायर प्लस t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। मतलब t स्क्वायर प्लस t माइनस 12, यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3t माइनस 3t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये t कॉमन आया, t प्लस 4 माइनस 3 इंटू t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो दो बने t प्लस 4 और t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दो ऑप्शन आई, t या तो 3 सेकेंड होगा या फिर माइनस 4 सेकेंड होगा। तो नेगेटिव में तो टाइम होता नहीं है, तो आपके पास क्या आंसर बनेगी 3 सेकेंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 सेकेंड आंसर आएगा। नेक्स्ट वी हैव a body projected with velocity 30 meter per second reaches its maximum height in 1.5 second, its range is। रेंज कैलकुलेट करनी है, बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है कितनी वेलोसिटी के साथ, 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया है, और वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंची है 1.5 तक। तो वी नो दैट टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है आपके पास 2u sin थीटा बाय g। अब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है, मतलब टाइम ऑफ एसेंट की ही बात की गई है, टाइम ऑफ डिसेंट नहीं लेना। मतलब ये आपका किसके बराबर है t/2। ठीक है, ये आपको t/2 के बराबर लेना है। तो t/2 आप जब लेंगे तो ये 2 आपका नीचे आ गया, तो ये बना t/2 इज इक्वल्स टू कितना बचा u sin थीटा बाय g। टाइम ऑफ एसेंट इसके बराबर होगा, ये तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, बट सिर्फ ऊपर जाने का समय बोला है, तो टाइम ऑफ एसेंट इसके बराबर होगा। और ये आपका कितना हाइट है आपको दे रखी हुई 1.5 है ना। टाइम ऑफ एसेंट के दौरान जितनी हाइट कवर की है वो किसके बराबर है आपकी 1.5 टाइम सेकेंड का समय लग रहा है, हाइट नहीं समय लग रहा है 1.5 सेकेंड का ऊपर पहुंचने के लिए। तो यहां से देखें तो हम लिख सकते हैं u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ये किसके बराबर है 1.5 के बराबर है। यहां तक हमने लिखा। अब अगर हम देखें तो साइन थीटा हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा किसके बराबर आएगा 1.5 इंटू जी 10 हो जाएगा, और ये u है, u आपको दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बनेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड थीटा आपके पास आएगा 30 डिग्री। सो थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया, 30 डिग्री आया है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है रेंज। नाउ रेंज का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, रेंज इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। अब यहां से रेंज आप जब कैलकुलेट करेंगे, u है 30 का स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है 30 डिवाइडेड बाय g 10। साइन 60 किसके बराबर होगा आपके पास, 30 का स्क्वायर कर लीजिए, ये आपके पास बनेगा 900 साइन 60 √3/2 इंटू 10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बनेगा 45। तो दिस इज 45√3। रेंज कितनी आई आपकी 45√3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालेंगे। नेक्स्ट वी हैव A bomb is released by a horizontal flying aeroplane। अगर हम किसी बॉम्ब को रिलीज करते हैं कहां से, हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग एरोप्लेन से, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी उस बॉम्ब की, सो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी पैराबोला। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, an experiment measures quantity ABC, then x is calculated from x। x आपको कितना दे रखा है is equals to AB स्क्वायर बाय सी क्यूब। अब यहां पे कैलकुलेट करने को बोला गया है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज एरर कैलकुलेट किया जाता है डेल्टा ए है डिवाइडेड बाय ए इंटू 100 प्लस
पावर आगे आ जाती है, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, अब चाहे डिनोमिनेटर है बट विल टेक इट एज प्लस 3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। अब ए का परसेंटेज एरर कितना दे रखा है 1 प्लस 2 इंटू बी का कितना दे रखा है 3% प्लस 3 इंटू सी का कितना दे रखा है 2%। सो ये तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दिस इज 1 प्लस 6 प्लस 6 कम्स टू बी 13, तो 13%, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास 1 सेकेंड इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू 1 सेकेंड को अगर हम डिफाइन करें तो ये किसके बराबर होता है। देखिए वी हैव द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम 1 सेकेंड, देन अगर हम बात करें 1 कैंडेला किसके बराबर है, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, तो वो सारी डेफिनेशंस हमारे पास हैं। तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली 1 सेकेंड की जो डेफिनेशन है वो कैसे डिफाइन किया जाता है। सो दिस इज डिफाइंड एज 9 19 26 31 770 पीरियड ऑफ सीजियम क्लॉक। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके पास राइट आंसर है। ठीक है, तो 1 सेकेंड को हम डिफाइन करते हैं इतने पीरियड्स ऑफ सीजियम क्लॉक के बराबर। नेक्स्ट वी हैव ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इज। अब देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए हम पहले ये फैक्टर देखेंगे 5 से बड़ा है या छोटा है। ऑब्वियसली बड़ा है तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा -30। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका आएगा -30 विच इज 10⁻⁻30। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं डिटेल में। नेक्स्ट इज इफ f इज इक्वल टू दिस देन रिलेटिव एरर इन f इज। रिलेटिव एरर पूछा गया है, f दिया है हमें इसके बराबर। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, पावर आगे डेल्टा x बाय x, दिस इज रिलेटिव एरर। परसेंटेज पूछा गया होता तो नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 100। अब रिलेटिव पूछा गया तो ये आपके पास आएगा रिलेटिव एरर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव if modulus of a plus b is equals to modulus of a minus b, then a and b are finite, then अगर इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंड इसे हम कैसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये गेटिंग कैंसल, ये बना आपके पास इधर आके 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 और cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। cos थीटा 0 कब होगा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री है इसका मतलब है ए और बी आपस में क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ कार व्हेन पासेस थ्रू अ कॉन्वेक्स ब्रिज। इस तरीके से कॉन्वेक्स ब्रिज है, जब कोई कार यहां से पास हो रही है तो बोला गया है इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट विच इज इक्वल टू, जो फोर्स इसके ऊपर लगेगी वो किसके बराबर होगी। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 फोर्सेस एक्ट करेंगी, नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट mg, और क्योंकि कॉन्वेक्स शेप है तो इसे बैलेंस करेगी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो अगर हम तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा mg माइनस n इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब अगर हम देखें तो जो नॉर्मल रिएक्शन है ये किसके बराबर आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगेगा आपकी कार के ऊपर, ये बेसिकली टोटल किसके बराबर आएगा आपके पास, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय टोटल फोर्स जो होगी विच इज mg माइनस n, दिस इज बीइंग बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और n किसके बराबर आएगा, तो n आपके पास किसके बराबर रहेगा mg माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 2 bodies with kinetic energies in the ratio 4:1 are moving with equal linear momentum. The ratio of their masses is, रेशियो निकालनी है masses की। We know that energy is equals to p square divided by 2m। पहली की एनर्जी इतनी होगी, सेकेंड क्योंकि मोमेंटम तो बराबर है p square divided by 2m2। इनकी रेशियो वी नीड टू कैलकुलेट। एनर्जीज की रेशियो दे रखी है 4:1, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। ये गेटिंग कैंसल,
दिस इज 4/1 इज इक्वल्स टू m2/m1। अब हमें रेशो निकालनी है उनके मासेस की, तो रेशो देखो m2/m1 आपके पास आया 4:1, बट अगर हम m1:m2 लिखें तो m1:m2 जो है ये आपके पास किसके बराबर आ रहा है, 1:4, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो रेशो थी एनर्जीज की वो फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड दी थी, तो उसे भी हमें फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ही लिखना है, तो ये आएगा 1:4। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी विद एनी रेफरेंस मस्ट बी। काइनेटिक एनर्जी हम किसी भी रेफरेंस में लें ये 0 होगी, पॉजिटिव होगी, बोथ बी एंड सी हो सकती है, या फिर नेगेटिव होगी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। बॉडी, ये चीज तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, हाफ बॉडी का मास भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये स्पीड होती है तो बॉडी की स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विद एनी रेफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट वी हैव अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई। एक बॉल जिसकी काइनेटिक एनर्जी ई दे रखी है, उसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इस तरीके से है, बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री के साथ। अब बोला गया है टू द हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। बॉल इस तरीके से गई, इस तरीके से आई, हाईएस्ट पॉइंट ये होगा, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है। सो हमें पता है जब बॉल जो है ऊपर की तरफ मूव करती है तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है विच इज u cos थीटा। वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा वर्क कर रहा होगा। सो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ m v को हम क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा का होल स्क्वायर। जब स्टार्ट की तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² या हाफ mu² ले लेते हैं हम। जब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंची तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी विच कैन बी गिवन एज हाफ m u cos थीटा। थीटा कितने के साथ फेंका है हमने, 45, मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बना 1/2। ये थे स्टार्टिंग में विच इज e, जिसे हम e ले लेते हैं, तो दिस इज e/2। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एनर्जी कितनी है आपकी, e/2। ये हमने समझा भी था, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जब भी आपको ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मोमेंटम आए, एनर्जी आए, हम कॉस का कंपोनेंट वेलोसिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉस के कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज e/2। नेक्स्ट वी हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय x is equals to alpha t cube and y is equals to beta t cube. The speed of the particle at any time is given by. Speed calculate करनी है। Speed कैसे calculate करेंगे? We need to differentiate it with time. तो जब हम इसे differentiate करेंगे time के साथ dx by dt, तो ये आपके पास v का x कंपोनेंट आएगा which is 3 alpha t square. Similarly v by calculate करेंगे which is 3 beta t²। तो ये आ गया। अब इसे हमें अगर लिखें मैग्नीट्यूड की टर्म में आंसर्स गिवन है तो इसे कैसे लिखेंगे, अंडर द रूट, ये आपका i का कंपोनेंट है और ये आपका j का कंपोनेंट है। सो दिस इज 3 alpha t² प्लस 3 beta t² अंडर द रूट। यहां से अगर हम देखें तो 3t² हम कॉमन ले सकते हैं अंडर द रूट α² प्लस β²। तो ये आपके पास आया इसका मैग्नीट्यूड विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके पास अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कोई बॉडी है जो रेस्ट से शुरू हुई है, रेस्ट से शुरू हुई है तो u0 होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th and 3rd सेकेंड। 4th और 3rd सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस पर्टिकुलर सेकेंड की बात की गई है। मतलब वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ SNF। SNF इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है। नाउ SNF इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास कितना होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। पहले हम देख लेते हैं 4th सेकेंड, तो u तो 0 है, 2 4 का 8, 8-1 7, तो ये आपके पास आया 7/2 इंटू a। सिमिलरली S3 कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 0 है, a/2 इंटू 2 इंटू 3-1
6 - 1 5, तो ये आया आपके पास S3 आया 5/2a। तो ये दो है आपके पास, इनकी रेशियो कैलकुलेट करनी है 4th to the 3rd। तो S4 डिवाइडेड बाय S3 विच इज इक्वल टू 7/2a डिवाइडेड बाय 5/2a। a से गेटिंग कैंसिल, 2 से 2 गेटिंग कैंसिल, दिस इज 7/5। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके पास सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव अ मैन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। मास दिया है बुलेट का 20 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ VB। बुलेट की स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। द गन इज ऑफ 1 kg मास। जो गन है उसका मास दे रखा है 1 kg। With which velocity the gun rebounds backward? We need to calculate the velocity of the gun. Recoiling velocity of gun basically हमें calculate करनी है। तो ये फॉर्मूला आपके पता है क्या होता है, mb into vb by mg। नाउ अगर हम देखें तो इसे हमें या तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे? वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 टेम। सो हमें कितने को कन्वर्ट करना है? 20 को। तो ये 20 ग्राम इतने के बराबर आएगा। ठीक है, 20 ग्राम इज इक्वल्स टू 0.02 किलोग्राम। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अब हम। MB है 0.02 इंटू VB 5 डिवाइडेड बाय, ये तो 1 है आपके पास। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5, ये बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.1। तो आपका जो आंसर ए है ये आपका राइट आंसर है, 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास रॉकेट इंजन लिफ्ट्स अ रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। रॉकेट इंजन जो है ये रॉकेट को लिफ्ट कर रहा है अर्थ सरफेस से, क्योंकि हॉट गैसेस विद हाई वेलोसिटीज, जो हॉट गैसेस उसमें होती हैं हाई वेलोसिटी के साथ, दैट पुश अगेंस्ट द एयर, पुश अगेंस्ट द अर्थ, रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप, हीट अप द एयर विच लिफ्ट्स द रॉकेट। सो बेसिकली क्या होता है? रिएक्शन होता है, रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप। एक्शन और रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ के फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट यहां पे लगता है। सो ऑप्शन सी जो है ये राइट होगा। नेक्स्ट वी हैव अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग। एक बच्चा जो है वो झूले पे बैठा है। इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड 0.575 मीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी, उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है ये कितनी होगी? तो इसे निकालने का सीधा फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि जो मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी होगी ये किसके बराबर होती है? मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल्स टू 2g अंडर द रूट h2 माइनस h1। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो यहां पे अगर हम देखें, दिस इज 2g अंडर द रूट, मैक्सिमम स्पीड आपकी कितनी है 2, मिनिमम कितनी है 0.75। जब इस फैक्टर को आप सॉल्व करेंगे, j की वैल्यू को आप रखेंगे 10, तो ये आपके पास किसके बराबर आएगा? ये अंडर रूट, जस्ट अ सेकेंड, ये अंडर रूट आपका पूरे के अंडर है, अंडर द रूट 2g इंटू h2 माइनस h1। अब अगर आप देखें तो दिस इज 2 इंटू 10 20 अंडर रूट h2 आपके पास कितना है? h2 इज 2 मीटर माइनस 0.75। ये फैक्टर जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट कम्स टू बी अंडर रूट 25 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। सो आपका ऑप्शन जो बी है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो मैक्सिमम स्पीड जब भी आपको निकालनी है वील यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। अगर मिनिमम और मैक्सिमम आपको दे रखी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक, चलिए, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। होप जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।